राइटिंग प्रैक्टिस डे का डे नंबर 5। और डे नंबर 5 पर अब हम आज ऐसे 300 और रिलेटेड जितने भी एसेस हैं वो सारे लेंगे। टॉपिक हमारा जो रहेगा वो प्योरली रहेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। और इस पर पूरा फोकस हमारा रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन हम इस टॉपिक पे लगाएंगे। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टॉपिक पे कितना है। उस हिसाब से मैं आपको थियोरेटिकली लेकर के जाऊं। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर पे बहुत अच्छा है तो आई कैन डायरेक्टली गो टू क्वेश्चंस। और आपको लगता है कि नहीं सर यही सबसे अ, कमजोर वाला टॉपिक है तो कोई बात नहीं, वी विल गिव एन एक्स्ट्रा डे और पहले पूरा इसको पक्का कर ले क्योंकि आता तो है ऑडिट प्लानिंग इन इटसेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए क्या करें। हम्म, अभी लो कॉन्फिडेंस। ओके, लो कॉन्फिडेंस है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए। सो सबसे पहली बात आती है कि ऑडिट प्लानिंग में पहली बात आती है कि ऑडिटर, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है, उसके बाद वो गाइड करती है, उससे ऑडिट प्लान बनता है और उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम बनता है। ये तो बेसिक सभी को मालूम है कि पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है, फिर ऑडिट प्लानिंग होती है और फिर ऑडिट प्रोग्रामिंग होती है। चलिए, तो ऑडिट प्लान क्या कहता है? Auditor should plan his audit to conduct an effective and efficient audit। अगर आप अपने ऑडिट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो ऑडिट करना पड़ेगा उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। यानी अगर ऑडिट प्लान नहीं हुआ तो ना तो आप ऑडिट को टाइमली खत्म कर पाओगे और ना ही आप ऑडिट को कॉम्प्रिहेंसिवली कर पाओगे। हम चाहते हैं कि टाइमली भी खत्म हो और कॉम्प्रिहेंसिवली भी खत्म हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लान। बहुत क्लियर सा फंडा है ऑडिट प्लानिंग का। जिसका भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस कम हो आज पूरा हो जाएगा ऑडिट प्लानिंग में। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अब लगाने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास है। प्लान बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? भाई साहब, मैं अगर किसी एंटिटी का प्लान बना रहा हूं तो पहले तो मुझे क्लाइंट के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए। पहली बात, अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा है, मैनुअल है, कंप्यूटराइज्ड है, अक्रूवल है, हाइब्रिड है, कैश सिस्टम है, अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा उतनी मेरी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कम होगी। जितना कम होगा उतनी ज्यादा होगा। ओके, देन कितना रिलायंस मैं प्लेस कर सकता हूं इंटरनल कंट्रोल पे, हाउ मच रिलायंस आई कैन प्लेस ऑन इंटरनल कंट्रोल सो दैट आई कैन डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर।
and henceforth I can coordinate the work to be performed. एक्स लिमिटेड के ऑडिट पर अगर आपको भेजा गया है, आपने एंगेजमेंट पार्टनर को रखा है और साथ में आपने 3 CA फाइनल स्टूडेंट को रखा है और दो 3 लोग आपने लिए हैं जो अभी अभी CA इंटर पास करके आए हैं। इन लोगों को एक्स लिमिटेड के ऑडिट पे ले जाएंगे तो एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर प्लानिंग के अंदर शामिल होंगे और पहले तो वो लेंगे नॉलेज। नॉलेज लेंगे वो कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इवन लॉज एंड रेगुलेशंस कौन से लगते हैं, भी नॉलेज लेना पड़ेगा। वहां 3 दिए तो क्या अपने पास तो 6 नॉलेज और है ना। लॉज एंड रेगुलेशंस देखना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल क्या है वो देखना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल में भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है वो भी देखना पड़ता है। अब नॉलेज लेने के बाद डिग्री ऑफ रिलायंस कितनी है आपके पास, आप वो देखते हो ओवर द इंटरनल कंट्रोल। और डिग्री ऑफ रिलायंस इंटरनल कंट्रोल पे जब डिटरमाइन हो जाती है तो आप डिटरमाइन करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के बाद बोलते हो कौन कौन काम कब कब करेगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो भाई साहब प्लानिंग के बेसिकली 4 पॉइंट हैं। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है प्लानिंग? क्योंकि 1 साल का ऑडिट खत्म होता है तब तक दूसरे साल के 6 महीने निकल चुके होते हैं, 4 महीने तो कम से कम निकल चुके होते हैं। तो जब दूसरे साल के 4 महीने निकल चुके होते हैं तो हमारी अगले साल की प्लानिंग चालू हो जाती है। तो ऐसी कोई डिस्क्रीट फेज हमारे प्लानिंग में आता नहीं है यूजुअली, ये कहा जाता है। ओके, ऑडिट के प्लान के बेनिफिट्स क्या है? सर, अगर मैं ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करूंगा, 1 मिनट पिछला वाला मैं आपको याद दिला दूं, पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि ऑडिट प्लानिंग के अंदर प्लान में क्या क्या कवर होता है। तो प्लान में नॉलेज लेना कवर होता है, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस कवर होता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड होती है और कोऑर्डिनेशन होता है। ये प्लान के अंदर कवर होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा है कि बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान क्या है। सर, ऑडिट प्लान का सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन-कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं, जिन पर हमको प्रॉपर डिवोशन देना है, प्रॉपर अटेंशन देना है। हमें ये पता चल जाता है कि इस ऑडिट में हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं, तो हम अभी से उनको एड्रेस कर लें। हमें ऑडिट को ऑर्गेनाइज करने और मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलती है कि कब कौन कहाँ कितने समय में ऑडिट शुरू होगा, कितने समय में ऑडिट खत्म होगा, कौन जाकर करेगा, कौन जाकर नहीं करेगा। दैट्स ऑल। और कौन जाकर करेगा, कौन जाकर नहीं करेगा, तो मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा एप्रोप्रिएटली कैपेबल, कॉम्पिटेंट और कमिटेड स्टाफ कौन कौन सा है जो वहां लगेगा। और मुझे ये भी पता चल जाता है कि मुझे ने जो स्टाफ भेजा है उसको कब कब कितना कितना डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना है। और अगर एक बंदा नहीं है, एक बंदा काम कम पड़ रहा है तो दूसरे को वहां भेजा जाए, दूसरे को अगर नहीं हो पा रहा है तो तीसरे को भेजा जाए, तो दैट कोऑर्डिनेशन कुड बी देयर। एक्स लिमिटेड के ऑडिट पे भेजे गए हमारे 6 बंदे जब एक्स लिमिटेड में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि एक्स लिमिटेड की इनहेरेंट रिस्क क्या है और एक्स लिमिटेड की कंट्रोल रिस्क क्या है। जब उन्हें पता चल जाता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट एरियाज कौन से हैं जिनके अंदर क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर, हम जिस एक्स लिमिटेड में गए हैं ये
एक ऑयल बनाने वाली कंपनी है जो फार्मर्स से परचेज करती है, और फार्मर्स से परचेज जो की जाती है वो पूरी तरह से कैश में की जाती है। तो कैश परचेसेस अपने आप में एक सिग्निफिकेंट एरिया है, और पोटेंशियल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। और अगर फ्रॉड हो सकता है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी पड़ेंगी, कौन कौन से स्टाफ लगेंगे, और उन स्टाफ को कितना डायरेक्शन, कितना सुपरविजन और कितना रिव्यू करना पड़ेगा, सो दैट प्रॉपर परचेस ऑडिट कोऑर्डिनेट हो सके। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हाउ वी शुड एडिक्वेटली प्लान। बेनिफिट क्या है? अरे प्लान का सीधा सा बेनिफिट है दोस्त, प्लान का सीधा सा बेनिफिट है कि सिग्निफिकेंट एरियाज पे अटेंशन हो जाएगा, पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये दोनों आइडेंटिफाई होने से आपका ऑडिट वैसे ही ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाएगा। ऑर्गेनाइज और मैनेज तो हो जाएगा ऑडिट, लेकिन ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो आपके बंदे कौन से लेवल के बंदे को, किस नॉलेज के लेवल के बंदे को अपने को ऑडिट पे भेजना है, फिर उसको कितनी बार डायरेक्ट करना है, कितनी बार सुपरवाइज करना है, कितनी बार रिव्यू करना है, so that we can coordinate the whole audit. That is known as what? Benefits of audit planning. अब अगर कोई गधा इसको बोले कि पहले डी फिर पी फिर ओ फिर एस फिर एफ, पागल आदमी है। इस तरीके से अगर शॉर्ट ट्रिक्स याद करना है तो एक बात बता दो मुझे आप सब लोग, ट्रैफिक पुलिस ने आपको चौराहे पे सिग्नल तोड़ के जाते हुए देखा, उसने दौड़ते हुए आपको पकड़ा और आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और आपको जोर से बोला कि तुम्हारे पापा का फोन नंबर बताओ। मैं बोल रहा हूं जब आपकी मानसिक स्थिति नर्वसनेस की होती है ना, तो पापा का क्या अपना भी फोन नंबर याद नहीं आता है ना? वही स्थिति एग्जाम में होती है जब आप ये शॉर्ट ट्रिक्स याद करके जाते हो और वहां जाकर इस शॉर्ट ट्रिक्स को जब खोलना चालू करते हो ना, तो ये धोखा दे जाती है। क्योंकि इनको डिकोड करने के लिए आपके पास एक कूलेस्ट माइंड चाहिए, और वो कूलेस्ट माइंड वहां होता नहीं है, और स्पेशली ऑडिट के पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इसलिए ये फालतू की स्ट्रेटेजीज लगाना बंद कर दिया जाए, इनका कोई मीनिंग नहीं है ना। ये 2-4 दिन याद रखने के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा याद रखने के लिए आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाओ, वो आपको हमेशा याद रहेगा। एक्स लिमिटेड के ऑडिट पर 6 लोग गए। सबसे पहले प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड हुआ? उन्होंने नॉलेज लिया, नॉलेज भी 3 चीजों का लिया। उसके बाद नॉलेज लेने के बाद क्या किया था? बताओ, पिछले वाले पेपर, पिछले वाले चार्ट में पहले तो उन्होंने नॉलेज लिया। नॉलेज किस बारे में लिया भैया? इनकी अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। और क्या देखा था? जल्दी बताओ। इंटरनल कंट्रोल देखा था। जैसे ही आप इंटरनल कंट्रोल लिखोगे आपको अगला लिंक मिल जाएगा कि इस इंटरनल कंट्रोल पे उन्होंने कितना रिलायंस प्लेस किया। जैसे ही रिलायंस प्लेस किया पता चलेगा आपको अदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पता चल जाएगी। जैसे ही आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क करना। लॉजिकली याद करने का ये फायदा होता है, और आप लॉजिकली ही बार बार रिवाइज करो, अपने आप फंडामेंटल से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये रटने में ही मर रहा है आदमी। ये जो 15% ऑडिट का रिजल्ट जा रहा है ना, 5%, 6%, ये सब इस रट्टू तोते के कारण जा रहा है। तो ये रटना बिल्कुल नहीं है, आप तोते नहीं हो, आप सीए फाइनल में हो, आप करोड़ों की बैलेंस शीट साइन करने वाले हो। टॉक सेंसिबली, स्टडी सेंसिबली। सोचो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आप 500 करोड़ की बैलेंस शीट को साइन करने जा रहे हो, और आप ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहे हो कि आप उसको मतलब कैसे याद कर रहे हो? एक्रोनिम्स, ऑडिट एक्रोनिम्स पढ़ा जाता है, बेवकूफ लोग। आइए नेक्स्ट। अब हमने कहा हम ऑडिट प्लान में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो तो दे दिया, लेकिन प्लान के एडवांटेजेस क्या है? अरे प्लान का एडवांटेज ये है कि सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कैश में बिजनेस होता है। तो चूंकि कैश में बिजनेस होता है तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट एरिया है।
और इसमें ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है, और ये पोटेंशियल प्रॉब्लम को इस तरीके से ऑर्गेनाइजर मैनेज करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजर मैनेज करने के लिए हमारे पास कमिटेड, कॉम्पिटेंट और केपेबल बंदे चाहिए। और इनके लिए मुझे इनको खाली बंदों से काम करने से कुछ नहीं चलेगा, मुझे इनको डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, सुपरवाइज भी करना पड़ेगा और रिव्यू भी करना पड़ेगा। तभी जाकर मेरा पूरा ऑडिट जो है वो कोऑर्डिनेट होगा। अभी कॉन्फिडेंस आया? कहानी से चलो। आप जब ऑडिट पे जा रहे हो ना, तो आप उस ऑडिट पर जाओ। आपने प्रैक्टिकली ऑडिट किया है, आप कोई डमी डब्बे नहीं हो। आप उस क्लाइंट को इमेजिन करो जिसका आपने जिंदगी में ऑडिट किया है। सबसे पहले आप गए, आपने वहां जाकर सिग्निफिकेंट एरिया देखे, सिग्निफिकेंट एरिया देखने के बाद पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सोचा कि अब इस ऑडिट को ऑर्गेनाइजर मैनेज किया जाए। लेकिन ऑर्गेनाइजर मैनेज तो लोगों की सहायता से कर सकते हो, लोगों को अपॉइंट करने से कुछ नहीं होता। उनको डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू भी करना पड़ता है, और खाली उनके डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू से नहीं होता, उनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर बग पासिंग करते रहेंगे। तो पहली बात आई, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन प्लान। दूसरी बात आई, हाउ एडिक्वेट प्लानिंग हेल्प्स यू। नाउ कम्स ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है भाई? जरा ध्यान से सुनिए। एक्स लिमिटेड का ऑडिट आपके पास आया है। आपको एस क्यू सी वन ने और S8220 ने, दोनों ने कहा था कि पहले जरा देख लो कि टाइम और रिसोर्सेस तुम्हारे पास कितने हैं। बोला था कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेस हैं, कितनी कैपेबिलिटी है। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी तो छोड़, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी तो हो गई। तुम तो ये बताओ कि ये जो ऑडिट आया है इसके लिए तुम कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, और तुम्हारे पास नेचर ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं। अगर तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेस है तो जरा मुझे डिसाइड करके बताओ कि इतने कितने इनफ रिसोर्सेस हैं कि आप ऑडिट कर लोगे। हाँ, इसको अपन ने बोला था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट। तो जब हमने एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट किया था, तब हमने ये देखा था कि टाइम कितना है, रिसोर्सेस कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है। अब आज मैं कागज लेकर बैठा हूं और बोल रहा हूं कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने रिसोर्स हैं, इतनी कैपेबिलिटी है, तो अब मैं ये ऑडिट कर सकता हूँ। मेरे पास 12 लोगों का ऐसा स्टाफ है जिसको अभी मैंने काम असाइन नहीं किया है, और इन 12 लोगों के 8 घंटों के हिसाब से मेरे पास अगले 20 दिन का समय है। और ये जो बंदे हैं इनकी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट मुझे मालूम है। और मेरे पास जो काम आया है, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एक दो तीन चार है। अब इन चारों अपॉर्चुनिटीज में से कौन सी अपॉर्चुनिटी को ले लूं और एक प्लान डेवलप कर लूं, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये डिसीजन लेना कि मैं ये ऑडिट लूं ना लूं, और ले लूंगा तो मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगा। ए लिमिटेड के ऑडिट को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट तो कर दूंगा, लेकिन ए लिमिटेड का ऑडिट 12 लोकेशन पे है। बी लिमिटेड का ऑडिट जो है वो लोकल है, लेकिन बिजनेस बहुत छोटा है, फीस भी बहुत छोटी है। सी लिमिटेड का ऑडिट में फीस तो काफी अच्छी है, लोकेशन भी ज्यादा दूर नहीं है, और ये बिजनेस अपना ऑडिट किया हुआ बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से वो मेरी स्ट्रेटेजी में फिट बैठता है। सो लेट मी डिसाइड टू हैव सी एंड एक्सेप्ट द सी एंड डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान।
तो जैसे ही आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, यू स्विच ओवर टू द स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? भाई साहब, स्ट्रेटेजी तब लगानी पड़ती है जब आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट हो। अगर कंस्ट्रेंट ही नहीं है तो स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत ही नहीं, और हमारे पास कंस्ट्रेंट है टाइम का। तो अगर हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट ही नहीं है तो स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं। स्ट्रेटेजी जो होती है वो सेट करती है कि ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, ऑडिट में टाइमिंग क्या रहेगा, ऑडिट को कैसे डायरेक्ट किया जाएगा, ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, ऑडिट में टाइमिंग कितना लगेगा, ऑडिट को गाइडेंस डायरेक्शन कितना मिलेगा ऑफ द ऑडिट। इट सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और जब एक बार आपका ऑडिट का स्कोप डिटरमाइन हो जाता है, टाइमिंग डिटरमाइन हो जाता है, डायरेक्शन डिटरमाइन हो जाती है, उसके बाद ही आपको एक गाइडेंस मिलता है कि आप एक ओवरऑल ऑडिट प्लान बना सको। मैं प्लान बनाऊंगा कैसे? जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे ऑडिट का स्कोप क्या है, उसमें कितना टाइम लगेगा, और कितना मैं कंज्यूम हो जाऊंगा डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू में। अरे स्टाफ तो 50 है, लेकिन उनको डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी ना। पता चला डायरेक्शन देने वाला 24 घंटे सो ही नहीं पा रहा है। देखो बच्चों, याद करो, एस टी डी। अरे एस टी डी से क्या होगा? पागल है क्या? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। पहले एसटीडी याद करूं, फिर एसटीडी को डिकोड करूं, तो याद तो मेरे को स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन रखना ही पड़ रहा है। तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन जब मुझे लॉजिकली याद हो रहा है कि कितना काम करना है, कितने समय में करना है, और मुझे कितना डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करना पड़ेगा, ये अगर मुझे पहले दिन ही मालूम है तो मैं उसको एसटीडी से की मूर्खता से याद क्यों करूंगा? और अगर आपको स्कोप पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, कितना डायरेक्शन पता चल जाएगा, तो आपको ऑडिट प्लानिंग में गाइडेंस मिलेगा। इतनी सी बात को रटने की कतई जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करती है स्कोप को, टाइमिंग को, डायरेक्शन। किसके? ऑडिट के। क्यों? सो दैट एक गाइडेंस मिल जाए, ताकि हम एक ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप कर सके। ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को किस तरीके से असिस्ट करती है? तो सर, जैसा प्लान असिस्ट कर रहा था, ऐसे ऑडिट स्ट्रेटेजी भी असिस्ट करती है। मुझे कितने रिसोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ेंगे इस स्पेसिफिक ऑडिट असाइनमेंट पर, और किस मात्रा में करना पड़ेंगे, स्किल्ड कितने, अनस्किल्ड कितने, कितना कॉम्प्लेक्स मैटर है, ताकि उस मैटर के हिसाब से मैं उतने स्किल्ड बंदों को लेके आ सकूं जितने इस ऑडिट में चाहिए। एक्स लिमिटेड के ऑडिट पर हम जा रहे हैं। एक्स लिमिटेड जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जायंट है। 12 प्रोडक्ट में डील करता है, 67 कंट्रीज के अंदर डील करता है, और इसकी 18 सब्सिडरी और एसोसिएट्स हैं जिनके थ्रू ये डील करता है। तो ह्यूज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस ऑडिट, एंड चूंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो कॉम्प्लेक्स भी है। 67 कंट्रीज में डील कर रहा है, इट्स अ बिग मैटर। और 12 प्रोडक्ट में ये डील कर रहा है, तो इट मैटर्स मोर। सो लेट अस गो फॉर व्हाट, कि भाई साहब, मुझे एक एंगेजमेंट पार्टनर चाहिएगा, उसके साथ 5 टीम लीडर चाहिएंगे जो सीए फाइनल के हों, और इन पांचों टीम लीडर में, पांचों के अंदर में 3-3 आर्टिकल्स चाहिएंगे जो इंटरमीडिएट लेवल के हों, तो ही ये ऑडिट कंप्लीट हो पाएगा। यानी मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि रिसोर्सेस किस लेवल के लगेंगे, और कितने लगेंगे, और कब लगेंगे, कब कब लगेंगे।
और फिर ये जो लगेंगे इनको मैनेज और सुपरवाइज और रिव्यू तो मेरे को ही करना है। अब अगर आप इसको रटने चले जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। मतलब इस चीज को भी अगर आप रट के याद करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। आप खुद सोचिए, एक्स लिमिटेड के ऑडिट पर मैंने आप भेजा। सबसे पहले आपने देखा कि यार एक्स लिमिटेड के ऑडिट को जब आप लेने आए हो तो रिसोर्सेस क्या क्या लगेंगे। तो आपने कहा सर इतना बड़ा ऑडिट है, तो मान के चलो कि अपने को बहुत सारा स्टाफ लगेगा। और वो स्टाफ क्या अपने पास है और किस लेवल का लगेगा। तो सर यहाँ मैंने बात की स्टाफ लगेगा, अब किस लेवल का लगेगा। यहाँ मैंने बात की कितना लगेगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कब कब लगेगा। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो स्टाफ कब कब लग के काम कर रहा है इसको डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू कौन करेगा। और ये सारी असिस्टेंस कौन देती है आपको। ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको असिस्टेंस देती है कि आप इस तरीके से काम कर पाए। पहली बात तो ये बताओ कि आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग के बीच में अंतर समझ में आ गया। दैट ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइडिंग ऑडिट प्लानिंग। एंड ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूडेड है वो हमने देखा था। देखो, ऑडिट प्लानिंग में अपन क्या कर रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे थे, ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। ये काम अपन कर रहे थे। लेकिन इन काम को करने के लिए लोग कहाँ से आए, ऑडिट स्ट्रेटेजी से आए। लोग कैसे आए, वो ऑडिट स्ट्रेटेजी से आए। लोग कब कब चाहिएंगे, वो ऑडिट स्ट्रेटेजी से आए। और लोगों को कब कब डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना पड़ेगा, वो भी ऑडिट स्ट्रेटेजी से आए। लेकिन ये सब जब डिसाइड हो गया उसके बाद में यहां से चालू हो गया। और जैसे ही मैंने नॉलेज लिया अकाउंटिंग पॉलिसी का, इंटरनल कंट्रोल का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, एफआरएफ का, कोऑर्डिनेट करा, फिर मैंने इंटरनल कंट्रोल का नॉलेज लिया, उसके बाद मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाई, ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद मैंने स्टाफ कौन कौन सा रखना है वो रखा। दैट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ऑन। तो अब तक क्या हुआ, देखो, ऑडिट पढ़ने का तरीका देखो। एक्स लिमिटेड का ऑडिट आपको मिला। सबसे पहले आपने SQC 1 और एसिड 220 लगाकर ये देखा कि हमें एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको जवाब मिला, आपने कहा कि ठीक है, अगर करना ही है तो मैं पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाऊं कि मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज जो चाहिए वो मेरे पास हैं कि नहीं, स्किल्डफुल रिसोर्सेज जो मेरे पास चाहिए वो हैं कि नहीं, मुझे कितने रिसोर्सेस चाहिएंगे वो मुझे डिसाइड किया जाए, मुझे कब कब ये रिसोर्सेस चाहिएंगे वो डिसाइड किया जाए, मुझे कितना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना चाहिए वो डिसाइड किया जाए। हाँ, ये सब डिसाइड हो गया, वी हैव इनफ। चलो, इनफ है तो अब मैं ऑडिट प्लानिंग चालू करूंगा। ऑडिट प्लानिंग में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, प्लानिंग इंक्लूड्स। प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होती है बताइए जल्दी से मुझे, तो मैं आगे बढ़ूं। प्लानिंग के अंदर मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लानिंग इंक्लूड्स चार चीजें। कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज हैं, कौन सी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये इंक्लूड होता है। पहले आप ये बताओ प्लानिंग में इंक्लूड क्या होता है। देखो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो चाहिए, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान। दो चीजें थी,
प्लानिंग असिस्ट करता है अलग था, और प्लानिंग में इंक्लूड क्या होता है वो अलग था। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट एरियाज क्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये तो सब किसमें था? दैट वाज एडवांटेजेस। मैं एडवांटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूँ प्लानिंग में इंक्लूड क्या करना है। सबसे पहले मुझे लेना है नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के बाद मुझे ये लेना है कि उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में भी मुझे क्या लेना है? अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। उसके बाद मैं देखूंगा कि ROMMS है कितना, और मैं इंटरनल कंट्रोल पे क्या रिलाय कर सकता हूँ। और इंटरनल कंट्रोल पे अगर मैं रिलाय करूंगा तो फिर मैं नेचुरल टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करूंगा, और फिर मैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क करूंगा। मैं अभी यहाँ हूँ, ना मैं इस बात पे हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, और ना मैं इस बात पे हूँ कि ऑडिट प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने ऑडिट लिया है, मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें मैंने इतनी चीजें इंक्लूड की, मैंने प्लान किया उसमें इतनी चीजें इंक्लूड किया। आपको टॉपिक मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे इंक्लूड क्या कर रहे हैं। देखो, एडवांटेजेस एडवांटेजेस अलग चीज है कि स्ट्रेटेजी के एडवांटेज क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के एडवांटेज क्या है, उससे मतलब करते टाइम आप क्या कर रहे हो। आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप जीवन भर इसी में कंफ्यूज रहोगे कि यार मैंने वो शॉर्टकट याद की थी, वो स्ट्रेटेजी की थी कि प्लानिंग की थी कि कहाँ की थी। प्लीज मेक इट वेरी श्योर। मुझे कोई गम नहीं है कि आज मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, मुझे आपको एक पूरी डायरेक्शन देनी है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सर, सबसे पहले मैंने कंटिन्यूएंस चालू किया, फिर मैंने कहा मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूं या ना करूं, उसके लिए ऑडिट एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, ऑडिट स्ट्रेटेजी के डायरेक्शन से मैंने बनाया ऑडिट प्लान। अब जब मैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करता हूं, अब हम थोड़ा सा ऑडिट स्ट्रेटेजी के और अंदर जा रहे हैं। जब हम ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को हम किस तरीके से यूज करेंगे, उसका एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनती है। और ये स्ट्रेटेजी बार कई बार आपको पूछी जाती है। एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो आप जिस एंटिटी के ऑडिट पे आए हो उसके कैरेक्टरिस्टिक समझो। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिट का कवरेज क्या है? बोले साहब कंपनी ऑडिट है। नंबर ऑफ लोकेशन कितनी है? बोले साहब 18 लोकेशंस हैं। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? रिटेल ट्रेड है। सेगमेंट कितने हैं? सेगमेंट इतने हैं। ठीक है। फिर ये देखो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। बुक पे रिपोर्ट देना है, टैक्स ऑडिट पे रिपोर्ट देना है। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पता होंगे तो पता होगा कि कितना टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगेगा, क्या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगेगा। इसके बाद जब आपने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो ये भी बता दो कि ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट डायरेक्शंस हैं जो अपने को अपने लोगों को देने पड़ेंगे। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज जो हमने की उनका रिजल्ट क्या आया, और रिसोर्सेस हम कैसे यूज करेंगे। 1 मिनट सर, ये थोड़ी याद हो। 2 मिनट रुको तो सर। एस्टेब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी कि हम ऑडिट प्लानिंग से पहले ऑडिट प्लानिंग में हम इंक्लूड करने वाले हैं नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है,
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रखें और कोऑर्डिनेट कैसे करें, उससे पहले ही यहाँ पर इसकी डिटेल आई। ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। किस जगह पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा? यहाँ। प्लान तो बाद में चालू होगा। ओके। ऑडिट स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी? मैं एक्स लिमिटेड के ऑडिट पर हूं। सबसे पहले तो मैं देख लूं कि एक्स लिमिटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। थोड़ी ही देर पहले मैंने एक्स लिमिटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि 12 प्रोडक्ट हैं, 67 कंट्रीज हैं और 18 रिलेटेड पार्टीज के साथ ये डील करता है। मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई। और ऑडिट कवरेज, नंबर ऑफ लोकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट क्या है वो मुझे अच्छे से पता चल गया। पर मुझे ये तो बताओ कि इस एक्स लिमिटेड का ऑडिट कौन सा करना है? टैक्स ऑडिट करना है या कंपनी ऑडिट करना है या कंपनी ऑडिट और टैक्स ऑडिट दोनों करना है? ओके। तो ये बताया गया कि आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अगर कारो है तो फिर मैं अपने नेचर, टाइमिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन करूंगा और कम्युनिकेशन करूंगा कि मुझे कम्युनिकेट कैसे करना है अपने स्टाफ से, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाले ने कहा कि सर कंपनी ऑडिट है, फिर मैं बोलूंगा ठीक है, मुझे फिक्स एसेट रजिस्टर देखना पड़ेगा, मुझे इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स देखना पड़ेंगे, मुझे सेक्शन 185 देखनी पड़ेगी, मुझे सेक्शन 188 189 को दिखवाना पड़ेगा, मुझे इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा, मुझे डिपॉजिट चेक करना पड़ेंगे, मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स देखना पड़ेंगे, मुझे स्टेचुटरी ड्यूज देखना पड़ेंगे, मुझे डिफॉल्ट्स देखना पड़ेंगे। और अगर टैक्स ऑडिट देखना है तो मुझे अब वो 42 पॉइंट अलग देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना, कहाँ से लाऊंगा इतने लोग और किस लेवल के लोग लाऊं? क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी में ही तो सोच रहा हूँ कि रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेस कितने हैं, कितने चाहिएंगे, किस लेवल के चाहिएंगे, कितने चाहिएंगे, कब चाहिएंगे, उनको डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू कैसे करूंगा? ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में ही तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। और इसको डिसीजन लेते समय मुझे देखना पड़ रहा है कि पहले तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मुझे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना है तो मुझे अपने असिस्टेंट्स को बताना पड़ेगा कि बेटा इतने देश में इतने लोगों के साथ इतने जब ट्रांजेक्शन चल रहे हैं तो अपने को क्या क्या करना है। अब इन दो चीजों को देखना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है? किसी को आइडिया है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है? प्लानिंग से पहले होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग जो होती है उसके अंदर दो एक्टिविटी होती है। एक प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है और एक प्लानिंग एक्टिविटी होती है। ऑडिट प्लान बनाते समय दो बातें होती हैं। एक प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेना, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर लेना, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम लेना, पोटेंशियल एरियाज आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट करना, इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करना, रेपुटेशन क्लाइंट की क्या है, इंटीग्रिटी क्लाइंट की क्या है, वो सारी बातें कहाँ होती हैं? वो सब एंगेजमेंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में होती है। अगर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ने आपको बता दिया कि ये हाई रिस्क ऑडिट, तो आप डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा दोगे।
अगर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी को मालूम है कि ये लो रिस्क ऑडिट है तो आप डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस कम कर दो। सिंपल। 1 मिनट। हम क्या कर रहे हैं? हम ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ तो हम देख रहे थे कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने में क्या इंक्लूड होता है। फिर से अब हम कहाँ पहुंचे? अब हम कहाँ पहुंचे? सबसे पहले हमारे पास एक्स लिमिटेड आया। हमने ऐसे 220 और SQC1 लगाकर ये देखा कि हमें एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद उसके बाद हमने सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी देखी, लगाई नहीं। उसके बाद हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश की। उसके बाद हम ऑडिट प्लान करेंगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी में हमने देखा कि रिसोर्स नेचर क्या है और रिसोर्सेस कैसे चाहिए, फिर रिसोर्सेस कितने चाहिए, फिर रिसोर्सेस कब चाहिए, फिर कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश की। नेचर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट असाइनमेंट क्या है, स्कोप क्या है। एस्टेब्लिशमेंट में आपने क्या किया भाई? स्कोप क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपने क्या देखा था कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपने क्या देखा था कि व्हाट मुझे कितना डायरेक्शन, कितना सुपरविजन और कितना रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा था कि क्या इस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ने आपको ये बताया है कि ROMMS बहुत ही हाई है, और अगर हाई है तो उस हिसाब से आपको डिप्लॉयमेंट करना चाहिए अपने स्टाफ। यानी पहले आया SQC1 एंड SA 220, फिर आई ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर आई ऑडिट स्ट्रेटेजी का एस्टेब्लिशमेंट, और अब ऑडिट स्ट्रेटेजी के एस्टेब्लिशमेंट पे बनेगा ऑडिट प्लान। क्या यहां तक आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ? आगे बढ़े। गुड। अब बात आती है कि मुझे ऑडिट प्लानिंग करना है। SA 300 ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। To plan an audit so that audit can be completed in effective and efficient manner. मैं अपने ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर लूंगा, इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ओके। रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, 3 चीजें। पहला तो प्लान बनाना। प्लान बनाने के लिए, बनाने से पहले आपको करनी पड़ेगी, बनाने में कौन इन्वॉल्व होगा। 1 मिनट ऐसे चलते हैं। कौन कौन प्लान बनाने में इन्वॉल्व होगा? प्लान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, और फिर प्लान बन जाने के बाद क्या प्लान में कोई चेंज करना पड़ता है। पढ़ क्या रहे हैं?
प्लानिंग की रिक्वायरमेंट, इस ऐसे की रिक्वायरमेंट, ये ऐसे 300 चार चीजों पे बात करें। टैक्स लिमिटेड के ऑडिट की टीम कौन सी है, डिसाइड हो गई क्या? बोले सर हाँ हो गई। इनिशियल टीम डिस्कशन हो गया? बोले यस सर हो गया। प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्टिविटीज कर ली क्या? वापस कर लो, फिर प्लान कर लो, और फिर प्लान में अगर कोई चेंज करना हो तो चेंज कर लो। और ये सब होगा कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। और कह रहे हैं, अब हम प्लान एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी तक हमने ऑडिट एस्टेब्लिश किया, ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश की थी। अब हम उस ऑडिट स्ट्रेटेजी से डायरेक्शन लेकर, उस ऑडिट स्ट्रेटेजी से स्कोप लेकर, नहीं याद किए थे ना, क्या थे ये? एसटीडी। क्या ले रहे हैं? ऑडिट स्ट्रेटेजी से क्या ले रहे हैं? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। उस स्कोप, उस टाइमिंग, उस डायरेक्शन से अब हम डेवलप कर रहे हैं क्या? ओवरऑल ऑडिट प्लान। लेकिन ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर भी चार चैप्टर, चार पॉइंट्स जो कंसीडर करने के। सबसे पहले तो आपने ये तो पता लगा लिया कि आपको कितने लोग चाहिएंगे और किस स्किल सेट के चाहिए। ठीक है, तो आइए उन्हें चुने। Engagement partner along with key engagement team members shall be included in audit planning. जब आप ऑडिट प्लान बना रहे हो तो आपने वो जो चुनी हुई ऑडिट टीम है ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ, उसमें से की एंगेजमेंट पार्टनर और की टीम मेंबर, सारे नहीं, की टीम मेंबर्स को इंक्लूड करो ऑडिट प्लानिंग में, ताकि वो डिस्कस कर सकें, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके प्रीवियस ऑडिट के, और इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस उनके आपस में मिलने जुलने से इंक्रीज हो सके। इसलिए सबसे पहले उन लोगों की टीम मीटिंग बुलाओ। ऑडिट प्लानिंग में सबसे पहले इंक्लूड होगी टीम मीटिंग। की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आकर के मीट करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होंगी। टीम मेंबर्स मिलने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो अपन ऑडिट ले रहे हैं, इतने टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं, जरा देखना एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसे लोग तो नहीं आ गए जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में गड़बड़ कर रहे हो। अगर उनको लगता है कि सर ये तो ऑडिट लेना ही नहीं चाहिए था, अपने क्यों ले रहे? नहीं नहीं, हमने सब देख लिया है। कोई भी टीम मेंबर की इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं हो रही है, कोई भी क्लाइंट कनेक्टेड नहीं है, कोई भी थ्रेड्स यहाँ नहीं है, सारी थ्रेड्स यहाँ पर एड्रेस हो गई हैं, इसीलिए हम ऑडिट ले रहे हैं। लेकिन एक बार और देख लिया हमने कि हाँ भैया कोई गड़बड़ तो नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई हो रही हैं, वो भी देख लिया है। और ऐसे 210 की प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, वो भी देख लिया है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या किया जाता है? ये तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही होती है। खाली कंफर्म कर रहे हैं प्लान के अंदर कि भाई प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी देख ली थी अपन ने, सारी इथिकल रिक्वायरमेंट्स हो गई थी, सारी कंप्लाई हो गया था, प्री कंडीशंस ऑडिट की आ गई, 210 एंड 220 इम्प्लीमेंटेड है। हाँ सर इम्प्लीमेंटेड है, चलो अब अपन प्लान करते हैं। तो प्लान तो अपन आएंगे, और उसके बाद हो सकता है प्लानिंग में अपने को चेंज करना पड़े। तो ये दो बातें तो अपन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, प्लानिंग में चेंज कब किया जाता है और प्लानिंग एक्टिविटीज क्या होती है। चलिए, प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर दो पार्ट है। पार्ट ए एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान।
एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हमने देख ली। आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ascertaining the reporting objective, considering the significant factors, then preliminary activities and determining the nature, time and extent of audit procedure। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई, the same thing goes here। डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान में क्या होगा सर? ओवरऑल ऑडिट प्लान में दो चीजें होंगी। एक नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आरएपी डिटरमाइन करूंगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एफएपी डिटरमाइन करूंगा, और अदर प्लान्ड प्रोसीजर लगाऊंगा कि एक्सपर्ट को लगाना है, इंटरनल ऑडिटर को लगाना है। आरएपी का मतलब तो आपको मालूम है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एफएपी का मतलब आपको मालूम है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपको याद दिला दूं आरएपी और एफएपी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगती है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और असर्शन लेवल पर, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगती है असर्शन लेवल पर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इनहेरेंट रिस्क होता है और प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क होता है। उससे हमको पता चलता है कि ROMMS क्या है। इसके चलते हम अपनी ऑडिट प्लानिंग के अंदर ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे बक बक करके बताया गया था, क्या वो इंटरनल कंट्रोल वाकई में मौजूद है? तो हम सबसे पहले फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में लगाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर प्रॉपर होता है तो हम फिर लगाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी दो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होती है, एक होती है एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर और एक होती है टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल में भी दो होते हैं, एक होता है अकाउंट बैलेंस और एक होता है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। इंटरमीडिएट का नॉलेज था ये। इंटरमीडिएट का नॉलेज था। SA 500 ने हमको बताया था कि दो तरीके की प्रोसीजर लगती हैं, आरएपी और एफएपी। आरएपी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी लगती है और असर्शन लेवल पे भी लगती है, और वहां पर अपन इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क लेते हैं। उससे आरओएमएस पता चलता है, जो आरओएमएस पता चलता है उसके हिसाब से ऑडिट प्लान बना लेते हैं। ऑडिट प्लान बनाने के बाद ऑडिट प्लान हमारा बन जाता है। ऑडिट प्लान बन जाने के बाद हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। पहले हम ये चेक करते हैं कि जो ऑडिट प्लान हमने बनाया, जिस पर्टिकुलर प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क से बनाया, वो वाकई में है कि नहीं। तो वही उसका सबूत लेते हैं हम, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं कि ये कंट्रोल जो है इफेक्टिव है और एफिशिएंट है और कंटिन्यूअसली ऑपरेशन में है या नहीं है। और जब ये पता चल जाता है कि ये है, तो फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम बैलेंस शीट आइटम देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिटेल में हम जाते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम अकाउंट बैलेंस देखते हैं और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं, और एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाते हैं। दिस इज ऑल नोन एज व्हाट? ऑडिट प्लानिंग के अंदर बातें करते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी भी देख ली, ऑडिट प्लानिंग भी देख ली। इसके बाद आता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है सर? ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को जब छोटे छोटे टुकड़ों में, डिटेल्ड टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। हर एंटिटी का ऑडिट प्रोग्राम अलग होता है। एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारी एंटिटी को सर्व नहीं कर सकता, ये हमने इंटरमीडिएट में देखा था। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं? तो आधे एडवांटेजेस तो ऑडिट प्रोग्राम के वही हैं जो एडवांटेजेस आपको ऑडिट प्रोग्राम के दिए थे, ऑडिट प्लान के दिए थे। अब प्रोग्राम में ये हो जाएगा कि कब कौन कितनी कितनी देर में क्या क्या काम करेगा, तो रिसोर्स का एक प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा। एक एडवांटेज और बढ़ जाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा कि ऑडिट की कौन सी ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर किस लेवल तक लगानी है, क्या डिफिकल्टी आए तो किससे बात करनी है, और अगर डिफिकल्टी आती है तो वो डिफिकल्टी कैसे सॉल्व कीजिए। ये एक ओवरऑल बात थी ऑडिट प्लानिंग की, ऑडिट स्ट्रेटेजी की और ऑडिट प्रोग्रामिंग की और इनके अंदर चलने वाली चीजों की। अब आते हैं
कि इतना सब देख लेने के बाद आखिर एग्जाम में वो ऐसा क्या पूछ लेते हैं कि हम चारों खाने चित्त हो जाते हैं। दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। आइए अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। ओह भाई लोग, मैंने जो 2 होमवर्क दिए थे वो हो गए। 4 दिन का होमवर्क पेंडिंग चल रहा है तुम्हारे ऊपर। क्या कर रहे हो तुम लोग? 4 दिन का होमवर्क पेंडिंग है भाई लोग। क्या कर रहे हो? हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ तुम तो। 4 दिन का होमवर्क हो गया मेरा पूरा? देखूं चैट पे क्या बोल रहे हैं। हो गया? हुआ है तो हो गया, तो मेरे को कॉपी कहाँ है? हाँ तो एक हुआ है तो एक की कॉपी भेजो। स्कैन करो, अपलोड करो। मैं आज असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ। ऐप, उस ऐप के असाइनमेंट पे आप कॉपी भेजो, अपन बात करते हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा कि आपने बोला हाँ हाँ हाँ, हमने कर लिया और मैं मान लूंगा कि हाँ हाँ हाँ, आपने कर लिया। है ना? लाइव बैच चाहिए। ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है कि आप तो मेरे लेक्चर खरीदो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को तो मेरे पैसे दे दो। चुपचाप। आपके ऊपर है। मैं लाइव बैच से बाहर कर दूंगा अगर होमवर्क नहीं मिला तो। देखते रहो रिकॉर्डेड, तुम तो यूं भी रिकॉर्डेड देखते हो। लाइव बैच में आओगे तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मेरे को मेरी कॉपियां पूरी चाहिए, और वो कॉपी मेरे, मैं आज से असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, असाइनमेंट की कॉपी मेरे को दे दो। और अगर लाइव बैच में आना है तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप रिकॉर्डेड देखो, कोई मतलब ही कहाँ है। आप तो वैसे भी 1x 2x 3x पे चला चला के अपना इतना टाइम बचा लेते हो और इतनी इफिशिएंट लर्निंग कर लेते हो कि आपको यूं ही 80 90 नंबर आते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। एन कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ग्रेट एयरवेज लिमिटेड एज द ऑडिट पार्टनर। अच्छा, आप कौन हो? ऑडिट पार्टनर हो। क्या फैक्टर कंसीडर करोगे जब आप डेवलपमेंट करोगे ओवरऑल ऑडिट प्लान का? लो सर। क्या है? ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करना है, तो प्लानिंग इंक्लूड्स, आपको मालूम। ओके ममता, मैं देखता हूँ। प्लानिंग इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें थी प्लानिंग इंक्लूड्स में? सबसे पहले हमने क्या देखा? व्हाट प्लानिंग इंक्लूड्स? जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है आप? प्लानिंग इंक्लूड्स नॉलेज। एक काम करो, प्लानिंग के अंदर एक काम करते हैं, प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो 1 मिनट 2 बात कर लेते हैं। एक तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, भी तो प्लानिंग का हिस्सा है।
और प्लानिंग एक्टिविटी, दो भाग कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में हम क्या क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, वेदर दैट अपॉइंटमेंट वी शुड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू और नॉट। दूसरा हम देखेंगे कि क्या हम SA 210 के अंदर क्या एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। दूसरी बात, क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वही सारी चीजें जो अपन ऐसे के अंदर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ देखा था कि हम नॉलेज लेंगे क्लाइंट के बिजनेस का। तो क्लाइंट के बिजनेस के नॉलेज में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हमने देखेंगे कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, फिर क्लाइंट के बिजनेस का नेचर क्या है, क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, क्लाइंट के अकाउंटिंग मतलब सिस्टम क्या है, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया था। तो पूरा नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसका RMMS कैसा है। उसके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम लगाएंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और पता लगाएंगे कि वो सही है या नहीं है। और उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ अवर ऑडिट प्रोसीजर। उसके हिसाब से हम स्टाफिंग करके उनका क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन। इन चारों चीजों को जब आप लिख दोगे तो वो कहलाएगी क्या, प्लानिंग इंक्लूड्स। अब आपके अगर लेने जाओ आप आपका TYK टेस्ट योर नॉलेज, तो उसमें तो उन्होंने अपनी मर्जी से 6-8 पॉइंट लिख दिए बिना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को रेफर किए। जब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग चीख चीख के कह रहा है कि प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप कौन होते हो 6 से 8 ऐसी चीजें लिख देने वाले जो कहीं से भी उठ के आ जाती। और फिर हम ये लिख के आ जाएंगे और फिर आप बोल दोगे कि भाई ये तो थोड़ा सा गलत हो गया। जब तुमने हमको प्लानिंग के अंदर पढ़ाया है कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये क्यों पढ़ाया हमको कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। मैं तो ये सारे लिखूंगा ना कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। और इससे पहले मैं प्लानिंग के अंदर जो सबसे पहले मैंने पढ़ा था, एडिक्वेटली सॉरी प्लान शेल कवर, मैं ये लिखूंगा ना, प्लान शेल कवर। हाँ, मैं इनके अंदर दो दो तीन तीन डिटेल डाल सकता हूँ, तो डाल दो 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 तीन तीन डिटेल और काम खत्म करो। तुम अपने फंडामेंटल पे स्टिक रहो। तुम अपने फंडामेंटल को मॉड्यूल के सॉल्यूशन से चेंज मत करो। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम मॉड्यूल के सॉल्यूशन से फंडामेंटल बना रहे हैं जबकि उसने वो पूछा ही नहीं है। प्लीज मेक इट श्योर। दूसरा क्वेश्चन, XWL लिमिटेड एंगेज्ड है डीलिंग इन कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड इन सूरत। वेरी गुड। CAP दिल्ली में बेस्ड है, ऑडिटर है कंपनी का। ऑडिटर डिड नॉट इवन वंस विजिट द ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। All the papers and account books were received on mail, and audit was concluded. There were no there were also included in his working paper checklist which had requirement of test checking of cost of raw material consumed and cost of stores and spares. There was nothing in his working paper showing understanding the nature of business of the company. What does it reflect upon planning of the audit client on by CAP? कमोडिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करता है। किसकी ट्रेडिंग कर रहा है, कमोडिटी के फ्यूचर की
ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारे SA 300 ने क्या कहा? हमारा SA 300 कह रहा था कि मालिक, सबसे पहले आपको ऑडिट प्लानिंग में क्या इंक्लूड करना चाहिए था? तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले प्लानिंग के अंदर मुझे एक्वायर करना चाहिए था नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, सबसे पहले। उसके बाद जब मैं आपको ये बोल रहा था कि आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे प्लानिंग से भी पहले, तो आपको स्ट्रेटेजी में देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग क्या है, नंबर ऑफ लोकेशन क्या है, पेरेंट सब्सिडरी तो नहीं है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस क्या है। तो ये तो आपको देखना ही था। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई एक जगह पे नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस हो तो समझ में आता है, सभी जगह पर तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस था। तो आपको दो जगह याद आ रहा है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय भी नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस चाहिए और ऑडिट प्लानिंग में भी आपको नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस चाहिए। तो आप लिखो ना, आप लिखो ना। कैसे लिखोगे? देखो, जो नॉलेज आपके पास है मैं उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। लिखे कोई नहीं, मैं दे दूंगा इसको। अब आप ध्यान से सुनो, अपना नॉलेज कैसे अप्लाई करना। अकॉर्डिंग टू SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से देखना मैं किस लैंग्वेज में लिख रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस इज की इंफॉर्मेशन इन ऑडिट प्लानिंग। Audit planning includes development of audit strategy and development of audit plan. While developing overall audit strategy, auditor should understand characteristic of engagement along with reporting objectives. While understanding the characteristic of engagement, auditor is required to have knowledge about nature of business, nature of industry, locations, nature of operations, potential
risk areas, internal control, risk of material misstatement. लिखते जाओ जो जो याद आता जा रहा है। इतना लिखने के बाद कोरिलेट कर दो। दिए गए क्वेश्चन में भाई फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा है, एक बार भी उसने विजिट नहीं की, ना बिजनेस अंडरस्टैंड किया। वर्किंग पेपर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि उसने नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। वो तो रॉ मटेरियल ढूंढता फिर रहा है, जबकि ये तो कमोडिटी फ्यूचर में डील करता है। टेस्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड तो ये बताता है कि उसे नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस को कोरिलेट भी नहीं किया। और उसने बिजनेस की जो जो ऑडिट की चेकलिस्ट थी उसको भी नहीं देखा। अरे कुछ समझ में आया? रट्टू तोते बन के थोड़ी लिखना है। जो अपन ने पढ़ा है उसको यहाँ कस्टमाइज करना है। आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जस्ट टेल मी दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सी शॉर्ट ट्रिक काम आ गई, कौन सा चार्ट काम आ गया, कौन सा डायग्राम काम आ गया कलरफुल? नहीं, यहां काम आई है वो स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी एक्स लिमिटेड। आपको ऑडिट मिला, आपको ऑडिट प्लानिंग करना है, तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस कितना जरूरी है कि आपको सब दूर से निकाल के लाके यहाँ लिखना पड़ेगा। हर चार्ट में से उठाना पड़ेगा कहाँ कहाँ नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लाया था। अपन क्या सोचते हैं कि यार चार्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, चार्ट वाइज क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। उन चार्ट को जिनको आपने बना रखा है, आपने उन्हें रटा नहीं है, आपने उन्हें अगर समझा है तो हर जगह से उठा लो और लिख दो। That is how they want in CA final expert knowledge. लेवल ऑफ नॉलेज क्या चाहिए? एक्सपर्ट। मिस्टर एम, मिस्टर जे सीनियर और जूनियर आर्टिकल असिस्टेंट है रिस्पेक्टिवली इन द renowned audit firm. Both were assigned statutory audit of manufacturing company. Mr. S instructed his junior to draft an audit plan by taking reference from similar client, a partnership firm. और आप किसको ऑडिट कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। और रेफर करने के लिए क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर जे कंफ्यूज्ड है how to reference would suit in this case, since the nature and extent of audit planning would vary for both the client. After a few days, audit work commenced. During the course of audit, certain event took place which made Mr. J to rethink about the audit plan initially designed. He approached Mr. S and inquired about when would an audit plan require a change. Comment about both situations faced by Mr. J in the above situation. सर उसने क्या बोला है? मिस्टर जे कौन है, जूनियर है कि सीनियर है? जूनियर। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? चल, इसके क्वेश्चन को आपको अगर लिखना है, इस क्वेश्चन को लिखना है। आप कहते हो हमारी
दिमाग की फाइल के गलत फोल्डर खुल जाते हैं और वो गलत फोल्डर ही हम लिखाते हैं। देखो सर, ऐसा है। उसने आपको कौन सी सिचुएशन बोली है बेटा? बोथ। और इधर मुझे जो आंसर आपकी तरफ से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर, मुझे जो आंसर आपकी तरफ से आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि सर हम लिख देंगे, सेजल बोल रही चेंज इन ऑडिट प्लान ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। सेजल, आप पहला पॉइंट भूल गए हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लान बनाने के लिए पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस, सेम बिजनेस वाली पार्टनरशिप फर्म दे दी गई थी और जे कंफ्यूज था कि कैसे वो रेफरेंस उठाए इन दिस केस, क्योंकि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वुड वेरी फॉर बोथ द क्लाइंट्स। आप ये वाली बात भूल रहे हो, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या लिखा है? बोथ। अरे आप तो ठीक है, आपके मॉड्यूल के अंदर जो आंसर दिया है उसमें भी वो भूल गया है। आप भूलो जो भूलो, वो भी भूल गया कि उसने बोथ पूछा है। इस आंसर को कैसे लिखा जाएगा? सर, इस आंसर को लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू A300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेवलप ओवरऑल ऑडिट प्लान, develop an overall audit plan. Auditor should consider following. पहला, knowledge of client's business, nature of business, knowledge of client business, including nature of operation, financial reporting framework, and laws and regulations applicable, locations of the business, complexities of the business. ये जनरल बात चल रही। In the given question, for developing an audit plan for a manufacturing company, the assistant has been directed to refer plan of a partnership firm, plan of a partnership firm engaged in same business.
Mr. J should take extra care as law and regulations, applicable law and regulation and financial reporting framework are entirely different for company. ये हो गया पहला एड्रेस। दूसरा, ऑडिट प्लान is not rigid. It is flexible to adopt change as per SA 300. Audit plan is required changes and updation. ऑडिट प्लान में चेंजेस और अपडेशन रिक्वायर्ड है। कब? बहुत सारी चीज, चेंज इन ऑडिट सर्कमस्टांसेस, fact became known to auditor, subsequent to audit plan requires updation. Change in risk of material misstatement, discovery of unexpected fraud, any unusual circumstance or event, these all are what? Changes. तो इसके अंदर भी अगर बंदा रटे कि कब कब चेंजेस करना पड़ते तो लानत है यार तेरे पे भाई। नेचर चेंज हो जाए, पॉइंट रटने से कुछ थोड़ी होगा। अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आंसर लिख पाओगे। रट के क्या होगा? इंपॉर्टेंट एक और बात, वॉट एवर चेंजेस रिटर मेक्स इन प्लान should be documented. What change are being made? Why changes made? Who has authorized such change? और चेंज को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। क्या आपको किसी भी एआईआर का कोई भी ऐसा इंटरव्यू मिला जिसमें उसने ऑडिट के अंदर 90 मार्क्स क्लेम किए? क्या आपको आज तक किसी का भी ऐसा इंटरव्यू मिला कि यही शॉर्ट ट्रिक के कारण मैं पास हुआ? सब रोते रहते हैं क्योंकि वो लोग इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैकेनिकल बनाने जाते हैं। भाई ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
जितना अच्छा आपने एक्सपोजर लिया होगा अपनी आर्टिकलशिप के दौरान, आप उसको उतना अच्छा लिख पाओ। रट के तो कुछ भी नहीं लिख सकते हो, हर क्वेश्चन अलग है भाई साहब। एप्लीकेशन है नॉलेज का, एप्लीकेशन है नॉलेज का, रट्टाफिकेशन का एप्लीकेशन नहीं है। इट्स नॉट मैथमेटिक्स की फॉर्मूला लगा दिया आंसर आ गया। ओवरऑल नॉलेज है, आप आराम से लिखो, कोई मना नहीं है। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स establishing the overall audit strategy. Adequate planning benefits the audit of financial statement in several ways. Briefly discuss the usefulness of careful and adequate planning. लो भैया, advantages of audit planning लिख देना, डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत किस्मत वाले होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आप ये लिख पाओगे। बहुत किस्मत वाले अगर आप हुए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। An auditor of garment manufacturing company for last 5 years. As an auditor, आप 5 साल से auditor हो। You have observed new venture of online shopping has been added by company during the year. What factors you will consider by you in formulating the audit strategy of the company? भाई साहब, लिख के मत आ जाना कि रोटेशन कर दो। ओ अंकल, ये क्वेश्चन रोटेशन का नहीं है। जब उसने साफ साफ चिल्ला के कह दिया कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना है, तो तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि सर एक काम करो, रोटेशन मार दो। अरे स्मॉल कंपनी हुई तो क्या करेगा रे भाई? नहीं करना उसको रोटेशन, नहीं है वो 25 50 100 200 के अंदर, तो क्या करें? 10 50 50 50 होता था ना आपका 139 2 का, 139 2 का 10 50 50 50 होता था। नहीं है, नहीं है उसमें। क्यों कंपनी ऑडिट में जा रहे हो? गड़बड़ हो जाएगी। डोंट गो टू कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है बंधु। ये तो बड़ा सिंपल है। आप देखो, आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट देखना है। आज आप लोग सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट को बहुत अच्छे से मॉड्यूल में एक बार पढ़ेंगे और अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ये आज आपका होमवर्क। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हो सकता है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंजेस आए। और अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस आए तो डेफिनेटली आपको चेंजेस करना पड़ेंगे नेचर टाइम इन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में। और डेफिनेटली आपको चेंजेस करना पड़ेंगे सुपरविजन डायरेक्शन और रिव्यू की नीड के। इन 4 पॉइंट्स को लेकर अगर हम आ गए तो देखो, एक तरीका क्या है, पहले तो लिख दो कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहले लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट डायरेक्शन कितना टीम को देना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का क्या रिजल्ट रहा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस क्या रखना पड़ेंगे। पहले तो वो 6 लिख दो। उसके बाद उन 6 में से उतारो कौन? कैरेक्टरिस्टिक, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के कारण अगर चेंज होगा तो ऑडिट प्रोसीजर में भी चेंज होगा और सुपरविजन डायरेक्शन रिव्यू में भी चेंज आएगा। चूंकि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एंटिटी चेंज हुए हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनुअल सिस्टम, सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजेस आए होंगे। रिकॉर्ड के रिकॉर्ड के डिजाइनिंग में भी चेंजेस आए होंगे।
इसके बाद ऑथोराइजेशन, उस चेंज ट्रांजेक्शन का इंटरनल कंट्रोल, फिर वो इवेंट कैसे कैप्चर होता है, वो कैसे प्रोसेस होता है, वो कैसे अकाउंट फॉर होता है। यार अगर अपन ने ये बात नहीं की तो क्या खाली चार्ट लिखने के लिए वहां गए हैं ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी का? टेल मी वन थिंग। अरे क्या उसने आपसे चार्ट पूछा था? नहीं ना। पहले उसने पूछा था फैक्टर क्या कंसीडर करना, वो फैक्टर आपने लिख दिए। लेकिन अब आपको आगे कोरिलेट करके आना पड़ेगा ना। नई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन आया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए कि नहीं, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसके ट्रांजेक्शन के प्रोसेस से लेके आखिरी रिजल्ट तक कंट्रोल क्या रखा गया है, वो सारी चीजें भी देखेंगे। तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। पहले तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप चार्ट लिख दो पूरा कैरेक्टरिस्टिक का, लेकिन कोरिलेट करके तो आओ। इतना तो दिमाग लगाओ कि अगर नया ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है तो नई अकाउंटिंग पॉलिसी आएगी, नई अकाउंटिंग प्रोसीजर आएगी, नया इंटरनल कंट्रोल आएगा, नया सुपरविजन डायरेक्शन एंड रिव्यू आएगा। उसका हमारी स्ट्रेटेजी पे भी फर्क पड़ेगा, उसका हमारी प्लानिंग पे भी फर्क पड़ेगा, उसका हमारी प्रोग्रामिंग पे भी फर्क पड़ेगा। लिखना पड़ेगा ना। लिख के आओ। खाली चार्ट बना के आ जाओगे कि ये आपने स्ट्रेटेजी वर्ड पूछा था, मैंने स्ट्रेटेजी का चार्ट बना दिया, नमस्ते। ऐसे थोड़ी काम चलता है बंधु। पूरा एब्जॉर्ब करके लिखना है। ये मानो आप ऑडिट पे जा रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पहली बात, ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान के पहले बनती है। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल में होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से। ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को बनाने में एस टी डी देती है। ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाते समय ऑडिट स्ट्रेटेजी से हमको हेल्प मिलती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट को देखते हुए कितने रिसोर्सेज हमको चाहिएंगे, कब कब रिसोर्सेज हमको चाहिएंगे, कैसे कैसे रिसोर्सेज हमको चाहिएंगे, और कितना कितना डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू हमको करना पड़ेगा। और ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी डिस्क्रीट फेज नहीं होती, ये इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है। एक में अगर चेंज होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। ये बात अपन ने इंटरमीडिएट से पढ़ी हुई। ये तो फाइनल, ये तो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन, नथिंग टू डू विथ इट। आया कुछ समझ में? आज आप एक काम करो, एक काम, जो मेरे कंसेप्ट नोट्स हैं, लाल नीले कलर के दिए हुए हैं, उसमें से प्लानिंग स्ट्रेटेजी पूरी पढ़ के रखो। प्रोग्रामिंग में कल कराऊं, पर आज प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चन, ये 6 के 6 क्वेश्चन खत्म करके रखो। मेरे कंसेप्ट नोट्स में से पढ़ना। वहां आपको बहुत जितना पढ़ना है उतना ही दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सब दे दिया। जितना केस स्टडी में काम आएगा उतना रेड से हाईलाइट करके दिया है। वो कलर्ड नोट्स हैं जो आपके पास, कंसेप्ट नोट्स दिए मैंने, आपको उनको पढ़ना है और पढ़ के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज अपना काम है कि अपने को ये 6 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करना है जो मैंने अभी करा है, और उससे पहले ये पूरा का पूरा पढ़ के रख लेना। आज हम लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो, अगर मैं आपको कंसेप्ट नोट्स पे लेकर के जाऊं, कंसेप्ट नोट्स में आप जाओ, तो एक काम करो,
आप कंसेप्ट नोट्स में कल ऑडिट प्रोग्राम भी पूरा पढ़ के आ जाओ। जितना आपको कंसेप्ट नोट्स में ऑडिट प्रोग्राम दिया है, आप एक बार उसको पढ़ लो, सो दैट मैं ऑडिट प्रोग्राम के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकूंगा। इसके बाद इस चैप्टर के दो महान स्टैंडर्ड्स हैं, जिन पर बहुत तीन महान स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक है 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक है 610 जो अभी तो हॉट केक बना हुआ है। 600 नॉट 610, 600 जो अभी बहुत हॉट केक बना हुआ है, और एक 620। ये तीन परफेक्टली एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे। एक तो 300 और ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्रोग्राम, ये तो आता ही है। इसके बाद जो आते हैं वो आता है 610, 620, सॉरी 600, 620 एंड साथ में आपका 540। तो तीन स्टैंडर्ड अपन पहले कल करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 दिन देंगे, एक आज का दिन हुआ, एक कल का दिन होगा, एक परसों का दिन होगा। तो 3 दिन में जाकर के ये चैप्टर खत्म होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अपन 7 बजे सुबह वापस मिलेंगे। होप कल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल देन गुड बाय। कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया? गुड। चलिए।